नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले शुरुआत जो मैं कर रहा हूं वो एक छोटी सी स्टोरी से कर रहा हूं। स्टोरी ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार एक राजा अपने राज्य के अंदर ये देखने के लिए कि उसकी प्रजा खुशहाल है, कैसा जीवन जी रही है और उनके लिए कुछ और करने की जरूरत है, तो ये देखने के उद्देश्य से साधारण कपड़ों के अंदर सर्वे पे निकलता है। तो उसने क्या देखा कि सारा का सारे जो राज्य के अंदर लोग हैं बड़ी ज्यादा मेहनती हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं और बढ़िया अपना जीवन जी रहे हैं। घूमते घामते वो एक मंदिर के बाहर पहुंचा। मंदिर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बिल्कुल फटे हाल एक भिखारी है जो भीख मांग रहा है। तो राजा को उसके ऊपर बड़ी दया आई। तो राजा ने सोचा कि सब कुछ ही बहुत बढ़िया चल रहा है, तो क्यों ना इस भिखारी का भी जो है वो भाग्य बदल दिया जाए और क्यों ना इसको भी कुछ समर्थ बना दिया जाए ताकि ये भीख ना मांगे और ये अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो राजा ने अपने एक मंत्री को या अपने साथी को एक बोला कि भाई ये एक सोने का जो सिक्का है, एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन निकाल के दिया कि ये जो सोने का सिक्का है उस भिखारी को दे दो, शायद इस सिक्के की वजह से उसका जीवन बदल जाए और उसे भीख ना मांगनी पड़े और हर तरफ खुशहाली नजर आनी चाहिए। तो ठीक है, वो व्यक्ति जो राजा का साथी था वो भिखारी के पास जाता है और उसको बोलता है कि आज के बाद तुम जो है भीख नहीं मांगोगे और तुम आज के बाद ये सोने का सिक्का लो और इससे अपनी जरूरतें पूरी करो और कुछ काम करो, भीख नहीं मांगनी है। वो सोने का सिक्का उस भिखारी को मिल गया। भिखारी बड़ा ही खुश हुआ। उसने सोने का सिक्का जो है वो अच्छे से देखा कि कहीं ये नकली ना हो। उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और सिक्के को उछालने लग गया खुशी के मारे। अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से वो सोने का सिक्का छूटता है और वो जाके एक बराबर नाली के अंदर जाके गिर जाता है। अब नाली में सिक्का गिर गया। भिखारी बड़ा परेशान हुआ। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस नाली में मारना शुरू किया और वो उसको खोजने लग गया। राजा दूर खड़ा इस सारे दृश्य को देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ कि भाई चलो कोई बात नहीं है। फिर राजा ने मन बनाया कि भी एक सिक्के की जगह अगर मान लो एक और दे देते हैं तो उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस भिखारी का पूरा जीवन बदल सकता है। तो राजा ने फिर एक सोने का सिक्का देकर अपने एक साथी को भेजा और कहा कि भाई ये उसको जाके दे दो। तो वो व्यक्ति आता है भिखारी के पास और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वो सिक्का अगर आपका गुम हो गया है तो आप ये सिक्का ले लो और अब आपने अपना जो जीवन है वो बढ़िया तरीके से बिताना है और भीख नहीं मांगनी है। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ सोने का वो सिक्का लेके और उसने उस सोने के सिक्के को अपने ऊपर वाली जेब में डाल लिया और उसको अच्छे से हाथ से पकड़ लिया। अब वो बड़ा शांत है और बड़ा खुश है। राजा को लगा कि अब मैटर ये सोल्व हो गया है और बस सब बढ़िया हो गया है। अचानक वो क्या देखता है कि वो भिखारी फिर से लकड़ी उठा के ना नाली से वो सिक्का ढूंढने लग जाता है। तो राजा को लगा कि शायद इसकी जरूरतें इस सिक्के से पूरी नहीं हो रही हैं, अगर इसको एक सिक्का और मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये खुश होकर अपने घर चला जाएगा। तो राजा ने फिर अपने साथी को बोला कि भी एक सिक्का उसको और दे के आओ। अब राजा का साथी वहां जाता है, जाके जो है वो उसको एक सिक्का और देता है और बोलता है कि भी अब आप बिल्कुल सेटिस्फाई होने चाहिए और अब आप घर चले जाओ अपने और अब आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ कि उसके पास दो सोने के सिक्के हैं। उसने दोनों जेब के अंदर सोने के सिक्के डाल लिए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद राजा क्या देखता है, वो फिर एक लकड़ी उठाता है और वो लकड़ी उठा के फिर नाली में मारने लग जाता है। इस बार राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इसको एक की जगह दो सोने के सिक्के एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन अभी भी इसका ध्यान जो है वो नाली वाले सिक्के की तरफ है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा दौड़ता हुआ उसके पास गया, उससे दोनों सोने के सिक्के छीन लिए और दो थप्पड़ उसके गाल पे मारे और बोले कि तू लायक ही नहीं है कि तेरे को कुछ दिया जाए, और राजा वहां से चला गया। तो ये जो जो कहानी है ना, इसमें जो राजा है वो ईश्वर है, भगवान जो हमें देने वाला है, और जो भिखारी हैं वो हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीवन में ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति कभी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, बल्कि के ईश्वर से और ज्यादा मांगने की ख्वाहिश और जो चीजें हम नहीं प्राप्त कर सके या जो चीजें हमारे पास थी लेकिन अब चली गई हैं, उनके प्रति जो ईश्वर को लेकर नाराजगी है वो लगातार हम बरकरार रखते हैं। जबकि जीवन के अंदर ईश्वर ने हमें और भी बहुत कुछ दे रखा है जिसके प्रति हमें धन्यवादी होना चाहिए। तो ऐसे में जो भगवान ने हमें दिया है उसके प्रति हमेशा शुक्राना किया करो। और अभी जैसे मान लो हम लोगों का भी जो मिलना है, चाहे वो हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं, ये भी ईश्वर की एक बड़ी लीला है। जैसे मैंने आपको बताया 2008 के अंदर मैंने सक्सेना सर से तैयारी की, तो वहां पर उन गुरु का मेरे जीवन में आना, ईश्वर ने उनको एक माध्यम चुना कि मैं बैंक में लगा। बैंक में लगने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना शुरू करने के बाद सब कुछ इतना बदला कि मैंने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी।
यानी वो सारी की सारी लीला ईश्वर की रची हुई थी। तो जीवन में आपका किसी से मिलना भी है ना, वो भी एक बड़े भाग्य की बात होती है। अब आप कैसे उस भाग्य को आजमा सकते हो, कैसे उससे कुछ पा सकते हो, ये आपने देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की इस वीडियो का जो मकसद था, मैंने आप लोगों को देखो, जैसे मान लो अब हम लोग कैलकुलेशन से आगे बढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन के बाद स्टेटमेंट के टॉपिक अपने शुरू हो चुके हैं, उन टॉपिक्स में से भी हमने काफी कुछ मैटर कवर कर लिया है। लेकिन बात यह आती है, आप कहीं भी देखोगे ना, किसी भी कोचिंग सेंटर पे देखोगे, कहीं की भी तैयारी देखोगे, एक सिस्टम से तैयारी चलती है। और उस तैयारी में क्या होता है, आपको टॉपिक करवा दिया, असाइनमेंट दे दिया, असाइनमेंट सोल्व कर ली, टॉपिक करवा दिया, असाइनमेंट दे दी। ये सब जगह एज इट इज चलता है। हमने भी ऐसे ही करवाया, टॉपिक करवाया, टॉपिक के बाद टेस्ट लिया है, टेस्ट में सारे क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हुए हैं, आगे फिर आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज। लेकिन मेरा ये मानना है, टॉपिक के साथ साथ आपकी जो बुक में से प्रैक्टिस है, ये हमें बाकियों से अलग करती है। तो आज से हम लोग जो है वो बुक के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आज से मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। तो होमवर्क क्या है, ये ध्यान से आप सुनेंगे। ठीक है जी, आपने ये बुक परचेज करनी थी, ये बुक मैंने आप लोगों को बोला था। और बुक के अंदर आपने कैसे शुरू करना है, इस बुक के अंदर मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है, कोई कैलकुलेशन है। वो सारा सिखाना हमारी जिम्मेवारी है। इसमें क्या है, इसमें पुराने पेपर हैं। कितने पेपर हैं, लगभग 74-76 के आसपास पेपर हैं। आपने ये 74 पेपर इन्हीं 3 महीनों में पूरे करने हैं। जब 74 पेपर यहां करने के बाद स्टूडेंट 75th पेपर जब एग्जाम देने वहां बैठेगा, तो उसको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आपकी वहां तैयारी में पेपर आना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आना है कि सीधा एक शीट होगी, उस पे 20 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे। ऐसे नहीं होंगे। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का अभ्यास बढ़िया होना चाहिए। एक टॉपिक का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको कम भी आते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का अभ्यास अपना बढ़िया होना चाहिए। वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस हम लोग यहां से इस बुक में से करेंगे। और ये बुक बहुत ही बढ़िया और कामयाब बुक है। 2008 में जब हम पढ़ा करते थे, हमें भी यही बुक लगवाई गई थी। और उसके बाद से लेकर आज देखो 11 साल मेरे को हो गए हैं। 11-12 साल के अंदर मैंने हमेशा इसी बुक को फॉलो किया और फॉलो करवाया है। ठीक है ना, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट आलस नहीं करेगा। आपने ये बुक जरूर परचेज कर लेनी है। बुक परचेज अब कर चुके हो तो ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। ये होमवर्क आपका इस वीडियो को देखने के नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी आपको ये वीडियो रिसीव होती है, मिलती है, उसके नेक्स्ट डे से आपका ये होमवर्क शुरू हो जाएगा। होमवर्क आप कैसे आप मेरे को भेजोगे और क्या होमवर्क करना है, ये मैं आपको सारा बताता हूं डिटेल से। नंबर 1 बात, कहां से शुरुआत करनी है, हमने शुरुआत करनी है, ये देखिए क्या है इसके अंदर, 10/8/2003 का पेपर है ये शुरुआत के अंदर। ठीक है ना, 2003 का पेपर है ये। और ये यहां पर आके आईबीपीएस के पेपर शुरू हो गए। ये यहां तक तो पेपर चले हैं पीएनबी के, उसके बाद आ गया 33 नंबर पेपर आईबीपीएस से। हम लोग है ना आईबीपीएस के पेपर से एक बार दूर रहेंगे। ठीक है ना, ये टफ हो जाते हैं यहां से पेपर आके और पैटर्न चेंज हो जाता है। हम इससे पीछे के पैटर्न को फॉलो करेंगे। इससे पहले 32 पेपर है, किसी बुक में हो सकते हैं 29 पेपर हो, कम या ज्यादा कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। यानी किससे बचना है, आईबीपीएस के पेपर रुक कर करेंगे, उससे पहले जो पेपर है उनको हमने टारगेट करना है। अब मान लो आपने पेपर शुरू करना है 32 नंबर पेपर, ये लो 32 नंबर पेपर मैंने निकाल लिया, ये पेज नंबर है 500 पर। हाँ जी, तो ये 500 नंबर पेज पे हम लोग आ गए हैं। यहां से ये पीएनबी का पेपर शुरू होता है 32 नंबर। ठीक है जी, बुक को थोड़ा सावधानी से रखना है। हाँ जी, ये यहां से पेपर शुरू होता है 32 नंबर। इस पेपर में शुरू के जो क्वेश्चन है वो तो है 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये हम जब रीजनिंग कर लेंगे तब आपको शुरू करवाएंगे। अभी एक बार आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं 51 से। किसी पेपर में 51 से शुरू हो सकते हैं, किसी में 101 से शुरू हो सकते हैं, किसी में 1 नंबर से शुरू हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना, 51 से जब शुरू होते हैं तो मैथ्स के पेपर में शुरू के जो 25 क्वेश्चन है वो तो है बोर्ड मार्क्स के। यानी अभी हमने टारगेट क्या करना है, हमने बोर्ड मार्क्स को टारगेट करना है। ठीक है ना, सेट नंबर 32 पीएनबी का पेपर है 19/6/2011 का। इसमें हमने क्या शुरू करना है, हमने मैथ शुरू करना है। मैथ्स को 2 टुकड़ों में आप बांट सकते हो। शुरू के 25 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स कह लो इसको, या कैलकुलेशन कह लो।
ठीक है। बाद के जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट के या इसको अर्थमेटिक आप कह सकते हो, इसके होते हैं। अभी हमने क्या शुरू करने हैं, हमने 25 क्वेश्चन का पेपर करना है बोर्ड मास का। ठीक है, कैसे शुरू करना है? नंबर 1, सबसे पहले आप लोग पेंसिल से पेपर करोगे, आपने पेन नहीं यूज करना है क्योंकि इन पेपरों को इरेज करके दोबारा फिल करना है, तो आप पेंसिल से पेपर शुरू करोगे। नंबर 2, आप बुक के ऊपर ज्यादा रफ वर्क नहीं करोगे, गंदा नहीं करोगे बुक को, ठीक है ना। अगर कुछ टिक भी लगाना है तो हल्का सा टिक लगाओगे, आप उसके अंदर यूं डार्क नहीं लगाओगे कि इरेज करने के बाद वो निशान नजर आए, ठीक है ना। नंबर 2, आपने रफ पेज रखना है साथ में, रफ कॉपी नहीं रखनी, रफ पेज रखना है, और रफ पेज को उसी के ऊपर रख लोगे, ठीक है ना, और उसी के ऊपर रख के आप उसको सोल्व करना शुरू करोगे, ठीक है ना, ताकि आप कैलकुलेशन को वहीं देखकर वहीं रफ वर्क करके सीधा टिक लगा के आगे बढ़ सको। जब आप रफ कॉपी रखते हो साथ में तो आप वहां से क्वेश्चन उठाते हो, रफ कॉपी पे लिखते हो, फिर उसको सोल्व करते हो, फिर वहां निशान लगाते हो। आपका आना और जाना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपने वहीं की वहीं रख लेना और वहीं की वहीं उसको करते रहना है। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नंबर 3, पेपर को आपने हमेशा टाइम लगा के करना है, ठीक है ना। कितना टाइम देना है? आप इसको दे सकते हो 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक, ठीक है। 25 मिनट से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना। जो बढ़िया आइडल टाइम है वो 12 मिनट का है। कोई बच्चा 10-12 मिनट में करने लग जाए तो वो अपने आप को बढ़िया मान सकता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बिना टाइम लगाए पेपर करने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई स्पीड नहीं बनेगी, आपका कोई एक डिसिप्लिन नहीं बनेगा, कोई माहौल नहीं बनेगा। टाइम लगा के करोगे। आपने कहा जी मैंने 25 मिनट लगा दिए, मेरे से अभी भी नहीं हुए, कोई बात नहीं है, बाद में वो टाइम लगा लो, बचे हुए क्वेश्चन कर लो, लेकिन टाइम पे निगाह तो रखो ना। पता लगेगा 25 मिनट में भी नहीं हो रहे भाई 25 क्वेश्चन, यानी स्पीड स्लो है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको होमवर्क मिल चुका है। पहले होमवर्क में आपको मैंने स्क्वायर टेबल क्यूब याद लिखने के लिए बोले थे, और 15 दिन तक उसको करना है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, वो आपकी मर्जी है कितना ज्यादा करना चाहो, उससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। और वो याद किए हुए यहां पर आपके जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर सीधा डायरेक्ट आपको याद आएगा और इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 4, उसके बाद आपने हमेशा स्कोर काउंट करना है, ठीक है ना। स्कोर जरूर काउंट करना है। कोई भी स्टूडेंट बिना स्कोर काउंट किए ना करे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक स्कोर काउंट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि पिछले पेपरों से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई कि नहीं है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हुई, राउंड लगा के छोड़ दो, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और चैट में भी आपने बिल्कुल नहीं पूछना सर ये देखना जी 22वां क्वेश्चन कैसे होगा, नहीं पूछना। अभी आपसे बहुत से क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार होने लग जाएंगे, और जब हम जरूर समझेंगे उनको मैं करवाने लग जाऊंगा। ये अपना आगे का रूटीन रहेगा। क्लियर है सभी को ये? तो ये आपने पेपर करते समय ध्यान रखना है। उसके बाद उस पेपर की पिक क्लिक करनी है आपने, और वो पिक करके आप क्या करोगे, वो पिक हमें पर्सनल चैट में भेजोगे, ठीक है ना। पर्सनल चैट में भेजते समय आप क्या करोगे, आपने जहां पर वो पेपर किया सोल्व, ठीक है ना, जो पेपर सोल्व किया उसी के ठीक ऊपर आप अपना रफ वर्क भी रख लो उस पेपर का, ठीक है, और उन दोनों की इकट्ठी पिक क्लिक करो। भी अगर मान लो आपने उस पेपर की पिक करी तो कोई भी बच्चा टिक लगा के सीधा ही भेज देगा, हर तरह के कलाकार होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसे नहीं करना है, आपने रफ पेज ऊपर रखना है कि सर, ताकि हमें समझ में आए कि भी ये रफ पेज पे आपने ऐसे वर्क किया है, रफ वर्क, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपने जो है वो दोनों की पिक इकट्ठी क्लिक करनी है, और वो क्लिक करके आपने चैट में भेजनी है, पर्सनल चैट के अंदर भेजनी है। और पर्सनल चैट आपने व्हाट्सएप पे नहीं भेजनी, आपने पर्सनल चैट ऐप में भेजनी है। तो ऐप में क्या होगा, आपका नाम ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो नाम आ गया संदीप, तो हमें पता लग गया संदीप ने भेजा है, लेकिन वो संदीप कौन से बैच का है और उसका होमवर्क ये कौन से पेपर कर रहा है वो, ठीक है ना, क्योंकि बैच तो खूब चल पड़े हैं। तो आपने ये जरूर लिख देना है, आपने उसके अंदर क्या लिखना है, नाम आपका ऊपर आई गया है, आपने उसके ऊपर अपने बैच का नाम लिख देना है। मान लीजिए आपका कोई भी बैच है, तो आपने लिख दिया सर 24 जुलाई 2020, ठीक है ना, या आपने लिख दिया सर अगस्त का बैच है, अगस्त की इस तारीख का बैच है। तो वो आपने आपके बैच का एक नाम जरूर है, हर एक बैच का एक नाम है, आपको पता लगता है, ठीक है ना। वो आपने नाम लिख के और उसके अंदर आपने लिखना है कि सर मेरा ये इस तारीख का ये सेट है, ठीक है ना। जैसे आपका जो होमवर्क शुरू होता है वो 32 नंबर पेपर से शुरू होता है, तो फर्स्ट डे पहले दिन आपने जो काम करना है वो करना है 32, 31, 30, 29, ये 4 पेपर करने हैं, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन के 4 पेपर करने हैं। कितने क्वेश्चन के? 25 क्वेश्चन बोर्ड मास के 4 पेपर करने हैं। आज जब ये वीडियो देख रहे हो अगले दिन मेरे पास ये 4 पेपर की फोटो आनी चाहिए, तो वहां लिखोगे
कि सर 24 जुलाई 2020 का मेरा बैच है, ये मेरा नाम है और ये मैंने 4 पेपर किए हैं 32, 31, 30, 29 और इनकी एक फोटो मैं भेज रहा हूं ताकि हमें पता लगता रहे, हम उस चैट को देख के बता सके भी इसने ये 4 पेपर भेज दिए हैं। और हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपने अदरवाइज नहीं लेना कि भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम पूरा ध्यान देते हैं हर चीज का, ठीक है ना। फिर एक बात है कि भी हम लोग मेच्योर स्टूडेंट हैं, हम कोई तीसरी क्लास के या एलकेजी के स्टूडेंट तो है नहीं जहां पर टीचर आपको हाथ पकड़ के करवाएगा। हमारा क्या काम है, हम मार्गदर्शक हैं, चलना आपने, ठीक है ना। हम आपको बता सकते हैं भी ऐसे करो, ये करने से नौकरी मिलती है, लेकिन करना आपको है। और अगर आपने ये बुक नहीं करी, आप अपने आप को विद्वान समझते हो, आप ये कह रहे हो जी मैं प्रॉफिट एंड लॉस सीख गया, मैं गारंटी से कहता हूं लिख लो अपने पास, नौकरी नहीं लगती, बिना इसमें से किए नौकरी नहीं लगती। ये कर लो, नौकरी के सारे रास्ते खुल जाएंगे यहां से, ठीक है ना। फर्स्ट डे, सेकंड डे आपने अगले 4 पेपर करने हैं। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हो, 32, 31, 30, 29, आगे बढ़ोगे तो 28, 27, 26 और 25। थर्ड डे कौन सा करोगे, फिर ये 24, 23, 22 और 21, ऐसे करके आपकी कितने दिन का होमवर्क है, 8 दिन का। कल की तारीख से 8 दिन के अंदर अंदर ये होमवर्क आपने पूरा करना है। अब कोई बच्चा कहे जी सर मतलब मैं तो इंटेलिजेंट पढ़ता हूं, मैंने नौकरी जल्दी लगना है और मेरे लिए टारगेट बहुत बड़े हैं और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, तो भाई ऐसा है, कोई बात नहीं, तू 6 पेपर कर दे 5 दिन में पूरा, मैं बता दूंगा आगे क्या करना है, ठीक है ना। करो इसको कंप्लीट, आपके ऊपर है आपने कैसे करना है। बढ़िया टाइम क्या है इसको अटेम्प्ट करने का, 10 मिनट। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने की स्पीड चाहिए। अगर मैं आज पुराने हमारे जो ओल्ड टेस्ट बैच है ऑफलाइन क्लास का, उसमें अगर मैं ये पेपर रख लूं, बच्चे 7 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर देते हैं। 7वें मिनट में बच्चों के हाथ खड़े होने शुरू हो जाते हैं, डन सर हमने कर लिया। 8वें मिनट के अंदर तो 20-30 बच्चे कर चुके होते हैं और 10वें मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सबने कर लिए होते हैं और हम फटाफट आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। यानी हम टेस्ट बैच में भी ये पेपर ले लेते हैं 25 क्वेश्चन वाले, और इससे स्पीड बहुत बढ़ती है। सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस आ जाते हैं, मल्टीप्लाई आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं, परसेंटेज आते हैं, सारा कुछ आ जाता है। तो जो पीछे कैलकुलेशन सीखी है, जो पीछे परसेंटेज सीखी है, वो यहां इस्तेमाल होगा। 32 पेपर आप करोगे 25-25 क्वेश्चन के, 32 गुना 25 1000 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन ये अगर आप लोग करते हो, 800 क्वेश्चन अगर आप ये करते हो, ये 800 क्वेश्चन एक बच्चे ने किए और एक बच्चे ने ये 800 क्वेश्चन नहीं किए, तो क्या दोनों की तैयारी में फर्क होगा, क्या डेफिनेटली फर्क होगा। एक बच्चा जो 800 क्वेश्चन कर रहा है 8 दिन के अंदर अंदर, डेली 100 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने लग जाएंगे, तो आपने करना है। और इसमें हिम्मत नहीं आनी सर 4 पेपर तो ज्यादा हो गए, तो भाई एक प्लानिंग से दे रहे हैं 4 पेपर, कोई ऐसा नहीं कोई नया काम हो रहा है, कई सालों से दे रहे हैं बच्चों को ये, और बच्चे करते हैं। मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन करते हैं इसको। और ये 25 क्वेश्चन 32 पेपर करने के बाद मैं आपसे फिर पूछूंगा कैसा लगा ये 32 पेपर करके, कुछ अच्छा लगा, कुछ एक्सपीरियंस बढ़ा। डेफिनेटली हर एक बच्चे का जवाब होगा कि सर बहुत बढ़िया लगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ी है, अब हमें चीजें क्लियर होने लगी हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेंगे वहां पेपर देते समय उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये आपने पेपर के समय बातें ध्यान रखनी थी। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो बिना होमवर्क किए चल रहा हो साथ में, मैं उसकी आईडी के अंदर वीडियो पोस्ट करनी बंद कर दूंगा, ध्यान रख लेना। हमारे ऊपर इस चीज का कभी दबाव नहीं होता कि हमने पैसा पे किया है, हम अकेडमी पैसे से नहीं चला रहे, हम अकेडमी डेडिकेशन के साथ चला रहे हैं, रिजल्ट के साथ चला रहे हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट कब आएगा, जब आप पढ़ोगे। अगर यही ऑफलाइन क्लास होती, मैं बच्चों को 2-2 घंटे बाहर खड़ा रखता हूं क्लास के अंदर, पीछे खड़ा रहता है बच्चा 2-2 घंटे, 200 लोगों की क्लास में अगर एक बच्चे ने भी पेपर नहीं करा, मैं बाहर खड़ा कर देता हूं उसको, और बच्चा 2 घंटे खड़ा देखता रहता है और सारे उसको देखते रहते हैं, और अगले दिन से वो करके लाता है। यानी हम सजा भी देना जानते हैं बच्चे को, और बच्चा कैसे पढ़ेगा ये भी हमें पता है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क शुरू होता है, ये यहां से आपका काउंटडाउन 8 दिनों का शुरू होता है। ये 8 दिन का होमवर्क आपके पास आ गया है। जैसे ही 8वें दिन ये खत्म करते हो, 9वें दिन मैं आपको आगे का होमवर्क दे दूंगा, फिर वो आगे 8 दिन का होमवर्क है, वो जैसे ही खत्म करोगे फिर मैं आपको आगे 20 दिन का होमवर्क दे दूंगा। तो ये जो 74 पेपर की बुक है वो तभी खत्म होगी जब हम लोग खूब मैटर करेंगे। तो 3 महीने का जो उन्होंने टारगेट लिया है, उस टारगेट को हम लोगों ने अचीव करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, ये आप लोगों ने इसको रोक के इसको देख लेना है। ये लो एक बार आपके पास व्यू आ गया, पूरा सारी बातें आ गई हैं इसके अंदर, इसको आपने आराम से देख लेना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अगर कोई भी वैकेंसी आएगी, हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, पूरी डिटेल वीडियो बना के भी इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, मैसेजेस के थ्रू भी बता दिया करेंगे,
हर चीज को लेकर आपको पूरा ध्यान दिया जाएगा जो हमसे रिलेटेड वैकेंसी है, ठीक है ना। कोई हमसे रिलेटेड नहीं है, कोई झारखंड के अंदर कहीं मान लो नक्सलियों की भर्ती निकली, अभी नक्सली रखने हैं 5-7, तो उसके अंदर कोई सोचे कि भी मतलब सर हमें ये नहीं बताया। हमसे रिलेटेड कहीं अगर कुछ होगा तो वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। हमसे रिलेटेड मतलब हमारी सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है ना। टेट सीटेट हम टारगेट नहीं करते हैं, हम कंपटीशन एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें सुन लो क्या क्या है। नंबर 1, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है ना, फॉर्म अप्लाई करने वाले, जैसे फोटोस्टेट की जो दुकानें होती हैं या जो ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम की जो दुकान किताबें रखते हैं, वो लोग क्या होता है प्रोफेशनल लोग होते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ते नहीं हो, उसको पोस्ट कर देते हो, बाद में पता लगता है वहां पर तो है ना जो सिग्नेचर करने थे वो काले पेन से करने थे, वहां पर तो जो अंगूठा लगाना था ना उसको इस टेक्स्ट के साथ उसको वहां पर है या इस साइज के अंदर उसको वहां पर स्कैन करना था, आप गलतियां कर देते हो। बाद में फिर मैसेज आते सर मैंने तो ये गलती कर दी जी। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, आपके जीवन का मौका है। पता नहीं किस वैकेंसी में, किस पेपर पर, किस इंटरव्यू में आपके जिंदगी भर की रोटी पानी का और आपके परिवार का हिसाब किताब लिखा हुआ है। ये पेपर नहीं है, ये आपके जीवन का हिसाब किताब है पूरा, ठीक है ना। तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कोई चांस नहीं मिलता यहाँ, ठीक है ना। आपने प्रोफेशनल जो लोग हैं उनसे ही अप्लाई करवाना है। ये आपने 30-40 रुपए का 50 रुपए का लालच नहीं करना किसी ने। आप ऑलरेडी खूब फॉर्म भरते रहे और कभी कोई गलती नहीं हुई है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपने पंगे नहीं लेने। अभी ऑनलाइन तो मैं खुद ही भर लूंगा भाई, तो 30 रुपए बचाएगा, 850 का 900 का फॉर्म भरेगा, गलत भर दिया, वहां पेपर पे रोल नंबर नहीं आया तेरा या कोई अंगूठा नहीं लगा, पेपर उन्होंने लिया नहीं, एक तो पेपर का नुकसान हो गया, 900 रुपया वो चला गया, 30 रुपए जरूर बच गए, ठीक है ना। वो आपकी जरूर एक शाबाशी है उसके लिए। तो आपने कभी भी नहीं अपने आप अप्लाई करना, नंबर 1 शर्त। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना। नंबर 2, आपने फॉर्म भरते समय हर चीज को पूरा बढ़िया तरीके से चेक करना है। कई बार क्या करते हैं, आप बुक शॉप पे गए, वो आपसे एक बायोडाटा फॉर्म भरवाते हैं, आप उसमें डिटेल लिख के आ जाते हो, वो रात को भर के बैठ के भरता है, वो अपनी मर्जी से सबमिट कर देता है और बाद में पता लगता है उन्होंने तो गलत कर दिया। नहीं, ऐसा काम ना हो। आप वहां बैठ जाओ, सारे डाटा एक एक चीज, फादर साहब के नाम की स्पेलिंग में अगर हर जगह कुमार है तो ही कुमार लगाओगे, ऐसे नहीं कहीं पर आपके पापा का नाम लिखा हुआ है राजेश कुमार बंसल, कहीं आपका राजेश बंसल लिखा हुआ है, तो अलग अलग मिसमैच ना हो। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा बार नाम इस्तेमाल हुआ है और जो आपके आईडी प्रूफ में नाम है, आपने सिर्फ वो लिखना है और वो आपका वहां पर सेम होना चाहिए, उस नाम से आपके पास आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, इसका ध्यान रख लेना। आपके नाम में तो एरर होना ही नहीं चाहिए किसी हालत के अंदर। अगर आपका नाम है विनोद कुमार अग्रवाल, ठीक है ना, तो वहां पर विनोद कुमार अग्रवाल एक एक स्पेलिंग, एक एक अल्फाबेट सही आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है, करेक्शन बहुत लंबा प्रोसेस है उसके अंदर, ठीक है ना। फिर आपने जो परसेंटेज, जो मार्क्स, कोई डेट ऑफ पासिंग लिखी है, वो सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए और आपके पास जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो जरूर होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। आपके कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है उससे ठीक पहले जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सारी आप कंप्लीट करते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान से रीड करना है और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड करके भरनी है आपने, ठीक है ना, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जो फोटो आप स्कैन करने जा रहे हो उसके 20 से 25 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वही फोटो आपको एग्जाम देते समय चाहिएगी, वही फोटो आपको इंटरव्यू के समय चाहिए होगी, वही फोटो आप ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होगी, सेम फोटो आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं भी अलग अलग पोज के अंदर यूं टेढ़े होकर फोटो खिंचवा ली और इधर से वो निकाल लिया, इधर से वो निकाल लिया, वहां मैच नहीं करे। अगर आप चश्मे वाले हो तो बिना चश्मे की फोटो है तो सारी जगह बिना चश्मे की, और जो बच्चे चश्मा लगाते ही लगाते हैं तो उनके पास फोटो भी चश्मे वाली होनी चाहिए, वहां शक्ल तुम्हारी पहचान नहीं आती है, वो तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। तो ये फोटो आपने उसकी खूब कॉपी रख लेनी है। नंबर 4, जो सिग्नेचर आप करते हो वो सिग्नेचर का एक रूटीन बना लो। ये नहीं हो कि भी आप बढ़िया हैंडराइटिंग के चक्कर के अंदर बढ़िया शानदार से सिग्नेचर कर दो, बाद में वहां जाके खुद से ही ना हो रहे हो वैसे सिग्नेचर, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और सिग्नेचर का हमेशा लिखा होता है कि भी आप एक सफेद पेज के ऊपर ब्लू पेन से करो या ब्लैक पेन से करो, वो जरूर मेंशन किया होता है, वो बुक शॉप वाला या जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा वो आपको बता देगा। और फिर उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो आपने उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है, ठीक है ना।
और इस प्रिंट आउट को एक फोल्डर के अंदर संभाल के रख देना है। ये भविष्य के लिए जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो वो प्रिंट आउट चाहिए होता है जो फॉर्म अप्लाई किया होता है, ठीक है ना। जब आप बैंक का चालान भरते हो या तो ऑनलाइन भरते हो या ऑफलाइन भरते हो। ऑफलाइन भरते हो तो बैंक से एक चालान मिलता है, ऑनलाइन भरते हो तो एक रसीद जनरेट होती है। तो जो बैंक की फीस पेमेंट करी है आपने, ठीक है ना, बैंक के जो आपने चार्जेस दिए हैं उस चार्जेस की आपके पास कोई कॉपी जरूर होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान से संभाल के रख लेना, ठीक है ना। ये इतनी सारी बातों को ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, और फॉर्म अप्लाई करते समय हर तरीके की सावधानी आपने बरतनी है। और फॉर्म भरते समय ना हमेशा ये नहीं कि भी फॉर्म आया है अपने को पता नहीं, अनजाने के अंदर घर से ही कोई सदस्य जाके भराया आपको पता ही नहीं है। आप हमेशा स्ट्रेटेजी बनाओ, थोड़ा सा वेट करो वैकेंसी आने के बाद। अगर मान लो बैंक की कोई वैकेंसी है तो देखो आप कहीं अदर स्टेट भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। अगर अदर स्टेट भरना है तो क्या लैंग्वेज का कोई इश्यू है कि नहीं है, क्या डोमिसाइल का कोई इश्यू है कि नहीं है, वो सारे इश्यू पे आप जरूर अपना मंथन करो। और जब आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। भले ही आप हमसे आज तैयारी कर रहे हो और आज के 1 साल बाद भी आपने कोई पेपर अटेम्प्ट करना है या कोई पेपर भरना है, आप मुझसे मैसेज के जरिए तब भी जुड़ सकते हो, ठीक है ना। वो देख लेंगे व्यवस्था क्या होगी, क्या ऐप के अंदर आपको आगे भी हम रखेंगे तो हम देख लेंगे। ऐप के अंदर आपको आगे नहीं रख रहे हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन कॉल आपने जरूर, बहुत जरूरत हो तभी फोन करना है, नहीं तो मैसेज आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैसेज तो इकट्ठे 100 भी आ सकते हैं, जब भी समय होगा रिप्लाई दे देंगे। कॉल अगर इकट्ठी 100 आ गई तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, किसका फोन उठाए किसका नहीं, ये समझ से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। और कोई भी फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन और चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, एज के बारे में आपको बता देता हूं। हर एक वैकेंसी की ना एज का एक क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है ना। बैंक के अंदर अगर हम बात करें, बैंक में जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, क्लर्क इसको बोल देते हैं, मल्टीपर्पज स्टाफ या असिस्टेंट ये बोल देते हैं, ठीक है ना। पीओ, पीओ को बोल देते हैं ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर, ठीक है ना। क्लर्क की जो उम्र होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है 28 साल, ठीक है ना। ओबीसी के लिए होती है अपर एज, अपर एज लिमिट होती है हमेशा, लोअर एज तो वही 18 साल है ही है, किसी में 20 साल मांग लेता है, ठीक है ना। तो ये 31 साल। एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है 33 साल। फिजिकली जो चैलेंज है, ठीक है ना, पीएच कैटेगरी इसको बोल दिया जाता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग होता है, मतलब किसी को सुनने की दिक्कत है, किसी को देखने की दिक्कत है, किसी के हाथ पैर में दिक्कत है, वो अलग अलग है, वो अपना कैटेगरी वाइज देख लेंगे। इनको 10 साल तक की परमिशन होती है, तो ये आपकी एज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। उसके बाद पीओ के लिए क्या होता है, जनरल कैटेगरी के लिए 30 होता है, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल और फिजिकली चैलेंज को 40 साल तक, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी के अंदर और ज्यादा एज चाहिए होती है, तो वो अपना कोई ज्यादा मैटर है नहीं, तो वो जब भी कोई वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड जानकारी देंगे, वहां दे देंगे। बैंक के अंदर ये कॉमन जानकारी है जो हर जगह काम आती है, ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद बात आती है, देखो एक जनरल कैटेगरी के अंदर आजकल एक ऑप्शन और आ गया है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अभी भारत सरकार ने क्या किया है, स्वर्ण जाति के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया है, ठीक है ना। अब सीटें कैसे बढ़ती है, जनरल कैटेगरी को 40% सीटें मिलती हैं, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलती है, ओबीसी को 25% मिलती हैं, एससी और एसटी के अंदर बची हुई 15% बच जाती है, 50 और 25% एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज को बढ़ जाती है। ये ऐसे बढ़ता है आरक्षण, ठीक है ना। अब बात आती है कि भी सर हम जनरल ओबीसी वाले को क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और उसके बाद ओबीसी आ गया, ओबीसी के बाद ये एससी एसटी आ गया, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर देखते हैं हम लोग। हाँ जी, जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप सीधा जाके अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2, जनरल वाला अगर कोई ईडब्ल्यूएस में भरना चाहता है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस का, वो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। 1 साल बाद वो जो है वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो आपको नया अप्लाई करना पड़ता है। अब कोई कहोगे सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप
जहां से भी आपका है वो वहीं से दोबारा रिन्यू हो जाता है और नया बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस की सारी शर्तें पूरी करते हो, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, इनकम को लेकर, तभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना। नहीं तो नौकरी हो सकता है आप ले जाओ, लेकिन नौकरी लगने के 40 साल बाद तक आपकी कभी भी इंक्वायरी आ सकती है कि क्या इस बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते समय कोई झूठा तथ्य दिया है, आपकी नौकरी पे रिस्क हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का तभी आपने बनवाना है सर्टिफिकेट जब आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। उसकी इनकम का क्राइटेरिया आप नेट पे देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, आपका 1 साल के लिए ही ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ये आप ध्यान रखोगे। तो जब भी आपने कोई वैकेंसी अप्लाई करनी है उससे ठीक पहले आप रिन्यू करवा लो, या ऑलरेडी आपका बना हुआ है तब आपने ये ध्यान रखना है। भाई ऐसा ना हो कि भी आपका आज तक का ओबीसी का बना ही नहीं हुआ और अब आप बनाने जा रहे हो। बना लो पहले, अप्लाई करने से पहले, तब आप उसके अंदर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो ओबीसी के अंदर क्या होता है, एक तो होता है क्रीमिलियर, एक होता है नॉन क्रीमिलियर। हमने किसका बनाना है, क्रीमिलियर, यानी इसको मैंने ऐसे याद रखा, क्रीम यानी पैसे वाले लोग, तो इनको आरक्षण का नहीं मिलता है। तो जो नॉन क्रीमिलियर होते हैं, ठीक है ना, उनको आरक्षण का फायदा मिलता है। तो आपने नॉन क्रीमिलियर का बनाना होता है। इसके अंदर जो है वो एक एक्ट लिखे होते हैं, वो जब भी आप बनाते हो सेंटर का, स्टेट का, वो आपको पता लग जाता है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एससी कैटेगरी का जो होता है या एसटी का जो होता है, एसटी तो अपने आप पाए नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं एसटी में। एससी एसटी का जब आप बनाते हो तो इनकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है, ठीक है ना। अगर 3 साल से पुराना है तो आप उसको रिन्यू करवा लो, अगर 3 साल से पुराना नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जब भी आप पेपर देने, जब भी आपकी कोई वैकेंसी आपका क्लियर हो जाता है पेपर, तो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है। अगर आप लोगों ने कहीं से कंप्यूटर सीखा हुआ है तो आप उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप हम लोगों को याद कर सकते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है, क्या बात होती है, वो आप मेरे से फोन से संपर्क कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी जगह जो है वो इसके चार्जेस काफी ज्यादा ले लिए जाते हैं, तो नॉमिनल चार्जेस के अंदर भी आप कोर्स कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम रहता है इस तैयारी का। इसमें मैं आपको आगे और ऐसी बहुत सी बातें बताता जाऊंगा जिससे आपका ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगा, आप इस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाओगे और लोगों की भी हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ध्यान से इसको सुनोगे, इंफॉर्मेशन की कोई भी वीडियो आए आपने उसको बिना उसको फॉरवर्ड किए पूरा ध्यान से सुनना है लास्ट तक, ठीक है जी। धन्यवाद बच्चों। तो कल से आपका होमवर्क शुरू हो रहा है, आपकी डेली जो है वो फोटो क्लिक करके आपने भेजना है। उम्मीद है मैंने पूरा ध्यान से और आराम से आपको सारा होमवर्क समझाया और आप बड़े अच्छे से इसको कर पाओगे। थैंक यू।